कर लेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पर ये नाम दिखाई दे रहा, तो ये याद रखो, बस अब जल्दी तुम लोगों का बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, शायद जल्दी, मतलब अब मैं उसकी कोई तारीख नहीं दूंगी, कुछ डेट नहीं बताऊंगी, बट हाँ इतना है कि जल्दी आप लोगों के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, तो दिमाग में सवाल आता है माइक्रोब्स है क्या? छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जिन्हें आप नेकेड आई से यानी कि बिल्कुल खुली आंखों से इस तरीके से देख नहीं सकते, मतलब डायरेक्टली तो हम इन्हें देख नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं अगर कोई आपसे पूछे तो? सभी जगह मिल रहे हैं, एवरीवेयर, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, आपको हर जगह पे ये माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। अब वो गुड माइक्रोब्स हैं या वो बैड माइक्रोब्स हैं, दैट इज अदर थिंग, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा आपको ये मिलेंगे हर जगह पे। ठीक है, इसके अलावा क्या मुझे ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे भी मिल सकते हैं? है ना, मिल सकते हैं ना मुझे, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर भी मिल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो तुम्हारे पास माइक्रोब्स जो हैं वो ठंडे ठंडे इलाकों में भी मिलने वाले हैं, वो तुम्हें पानी में भी मिलने वाले हैं, चाहे वो फिर तुम्हारे डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो, जहाँ पर टेम्परेचर नीचे जाते जाते बहुत एक्सीड हो जाता है। ठीक है, वहां पर भी तुम्हें माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। एंड इन माइक्रोब्स को जो आप देख पाते हो वो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, और माइक्रोस्कोप में भी आप छोटे मोटे रेजोल्यूशन में नहीं देख पाते, हमें लिटरली बहुत टाइम से रेजोल्यूशन को क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है ना, तब जाके तुम्हें माइक्रोब्स की शक्ल दिखने लगती है कि हाँ भाई ये वो टाइम पीरियड है जब मुझे माइक्रोब्स दिखने लगेंगे। राइट? अगर मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊं, तो आप अपने एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा वहां पर 1500x पे भी लेके गए हैं, तब जाके वो माइक्रोब्स हमें छोटे 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 पार्टिकल्स दिखने लगे हैं। ठीक है, तो यानी आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर बहुत रिफाइन करना पड़ता है। नाउ इसे बढ़ा दिया भाई, अब मैंने 100x से इसे 1000x पे कर दिया, क्या मुझे अभी भी माइक्रोब दिखाई दे रहा है? नहीं। राइट? अब आगे बढ़ते जाते हैं। अब तुम जाते हो जब इस 1000x पे, तब जाके तुम्हें कैसे तैसे बैक्टीरिया दिखने लगते हैं कि हाँ ये बैक्टीरिया है हमारे पास। फिर ऐसे ही हमें कौन दिखने लगता है? फंजाई दिखने लगता है। तो देख के बता सकते हो ये कौन सा फंजाई है? एनीवन? देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तुम सबने पढ़ रखा है। एस्परजिलस नाइजर। मैं देखो, तुम लोगों ने अगर स्टार्टिंग में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तुम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े होंगे। एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में इतने डायग्राम्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में। पेनिसिलियम यस यस, याद आ गया, कोनिडिया। यस मैम। ये कोनिडिया है किसके अंदर? पेनिसिलियम के अंदर। अच्छा, कोनिडिया कैसे होते हैं, एक्सोजीनस या एंडोजीनस? एक्सोजीनस होते हैं कि एंडोजीनस होते हैं? देख के पता चल रहा है मैम, बाहर बने हुए हैं किसी चीज के तो एक्सोजीनस है। किस चीज के ऊपर बने हुए हैं ये? दे आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। ठीक है, तो ये आपके पेनिसिलिया, अब एक कोनिडिया है, और कोनिडिया और कैसे होते हैं? दीज आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स। तो यही कोनिडिया आगे चल के क्या करेंगे? एयर करंट की वजह से या किसी भी वजह से डिस्पर्स हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या कर जाएंगे? स्प्राउट आउट कर जाएंगे और ये ऑर्गेनिज्म बना देंगे नया। ठीक है, तो ये है आपका फंगस। डायग्राम तो देखते पहचान में आना चाहिए, एनसीईआरटी तो ऐसी चीज है, नीट का एग्जाम देना है तो पक्का डेफिनेटली डायग्राम बिल्कुल मुंह पे रटे होने चाहिए। अगला देख लो भाई, ये हमारे पास यहाँ पर प्रोटोजोन हो गए। प्रोटोजोन में भी ये कौन सा प्रोटोजोआ दिखा रखा है भाई? छोटी क्लासेस से। यस, अमीबा। सुदीप्ता ने बिल्कुल सही बात बताई, अमीबा है मैम ये। अच्छा, प्रोटोजोन का क्लासिफिकेशन कौन बता सकता है मुझे कि मैम हमें चारों एग्जांपल्स पर, चारों कैटेगरीज का नाम तो एटलीस्ट पता है, वो तो याद है? एनीवन? चार कैटेगरीज है ना प्रोटोजोआ के अंदर। एक सेकेंड, 10 नंबर की स्लाइड है ना, इसके आगे लेके जाती हूँ। देखो, छोटा सा रिवाइज करवाना तो मेरा काम ही है, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए ना। एग्जाम्पल सबसे आसान कैटेगरी है प्रोटोजोन। अगर आप देखोगे प्रोटोजोन में हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन आता है, याद आने लग गया थोड़ा सा?
अमीबॉइड के पास मूवमेंट के लिए क्या अवेलेबल है? इसके पास स्यूडोपोडिया अवेलेबल है। और अमीबा के अंदर हम कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं? अमीबा, एंटामीबा। तो हमें इसके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज नाम से ही समझ में आ जाता है। फिर दूसरे आते हैं हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड के पास मूवमेंट के लिए क्या अवेलेबल है? फ्लैजिला अवेलेबल है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, अब ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस को फैलाने वाला, इधर से उधर ले जाने वाला वेक्टर कौन है? सेसे फ्लाई। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगली कैटेगरी आ जाती है सीलिएटेड प्रोटोजोन की। सीलिएटेड में मूवमेंट के लिए क्या अवेलेबल है? दैट इज सीलिया अवेलेबल है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। कभी कंफ्यूजन हो मैम पैरामीशियम और सीलिएटेड वाले एग्जाम्पल में, सीलिएटेड और सॉरी फ्लैजिलेटेड वाले एग्जाम्पल में डाउट रहता है तो पैरामीशियम के नाम में सी ही आता है। तो पैरामीशियम तो सीलिएटेड का एग्जाम्पल है और ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर बारी आ जाती है अपने इसकी, क्या नाम है इसका, स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में इनके पास कोई मोटाइल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें है प्लाज्मोडियम, एंड यही प्लाज्मोडियम हमारा मलेरियल पैरासाइट है। याद आ गया? अब रिवीजन हो गया हल्का सा, यही है बस प्रोटोजोन्स, और कोई नहीं है। क्लियर एवरीवन? अब अच्छा, मैं तुम लोगों से एक सवाल और पूछना चाहूंगी। तुम लोग पुराना रिवाइज करते रहते हो ना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो फिर नया याद नहीं रह पाएगा। अच्छा, प्रोटोजोन किस किंगडम की कैटेगरी में आते हैं? एनीवन? किस किंगडम के अंदर आते हैं प्रोटोजोन? ट्राई तो करो एटलीस्ट। अच्छा, एग्जाम मैं हिंट दे देती हूँ। हाँ, प्रोटिस्टा। वेरी गुड स्मृति, मैंने बता दिया प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं मैम। अच्छा, और प्रोटिस्टा के अंदर और कौन कौन आता है? टोटल 5 कैटेगरीज है। नाम बता दो, एक आधे से भी शुरू करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें सारे याद नहीं है, बट एटलीस्ट एक आधा याद है। एनीवन? नहीं? छोटे से सिर्फ नाम लिखवा रहे हो ना? ना ना ना, गलती से भी एल्गी मत लिख देना बेटा, प्लांट में आता है वो। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं क्राइजोफाइट्स, आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, और जो तुमने पढ़ाया अभी प्रोटोजोन बोला, वही प्रोटोजोन। अभी याद है? किस किस को ऐसा लगता है कि मैम अब सुन के तो याद आ गया? लगता है सुन के याद आ गया थोड़ा सा कि सुना था। फाइट का मतलब होता है प्लांट, है ना? तो क्राइजोफाइट का मतलब हो गया ये प्लांट लाइक फीचर शो करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस तो ये डेफिनेटली करने वाले हैं। कौन है इसके अंदर? डायटम्स। सुनते तुम्हें डायटमेशियस याद आ जाना चाहिए। गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड्स कहा जाता है, गोल्डन एल्गी। इसके अलावा प्लैंकटन भी इसी एग्जाम्पल में आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में एग्जाम्पल कौन है? गॉनियोलेक्स, जो रेड टाइड कॉज करता है। यूग्लिनोइड्स में एग्जाम्पल कौन है? यूग्लिना, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करेगा। और वैसे इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इन दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके पास सेल वॉल ना होकर के पेलिकल प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि प्रोटीनेशियस लेयर है, इसकी बॉडी को स्मूथनेस देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। स्लाइम मोल्ड्स में एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड ही आता है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्लाइम मोल्ड के आते हैं, ये
कि जब इनके अच्छे हालात चलते हैं तब तो ये सारे एक साथ मिलके झुंड बना लेते हैं, बहुत लंबा लंबा जब फैल जाते हैं, उस एग्रीगेशन को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। और जैसे ही बुरा समय आता है तो जैसे इंसानों में सब छोड़ के भाग जाता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अनफेवरेबल कंडीशन आते ही ये स्पोर्स बना लेते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, प्रोटोजोन की कैटेगरी तुम्हें पता ही है। हल्का सा आइडिया लगा प्रोटिस्टा के बारे में, थोड़ा सा रिकॉल हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, थोड़ा सा दिमाग में घूमने लगा। तो आज का तुम्हारा सबसे पहला तो होमवर्क क्या रहेगा कि तुम लोगों को जब भी तुम्हें टाइम लगे, क्योंकि अब हमारा इंटरेक्शन एक दिन छोड़ के एक दिन होगा, ठीक है, तो जब भी तुम्हें टाइम लगे तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के आना है। फिर भी चलो तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ किसने दिया था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये स्टेटमेंट पता है ना? किसने दिया था कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम? एनीवन? अच्छा, आप कैसे याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ पीवी संधू is champion in Indian tennis। ठीक है, छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ये है हमारे पास बीजरिंग, बीजरिंग ने क्या दिया था, एफ से फ्लूइडम वाला कॉन्सेप्ट, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, उन्होंने वायरस को बुलाया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं पी से पाश्चर, पाश्चर ने नाम वायरस दिया था। आगे आ जाते हैं स्टैनली का डब्बा, यानी कि स्टैनली, डब्बे से याद रहेगा चैंपियन यानी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि वायरस क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, इंडियन से हो जाएगा इवानोस्की, इवानोस्की जाने जाते हैं अपना टीएमवी के ऊपर जो काम इन्होंने किया था टोबैको मोजाइक वायरस पे, उसके लिए क्वेश्चन में अलग से मेंशन होगा टीएमवी। ठीक है, ये वायरसेस की सारी डिस्कवरीज हैं, पुराना याद करते रहो, इन सब चीजों को ऐड करते रहो। तुम में से कौन है जिसको लिटरली मेरी पिछली बार की फंजाई की ट्रिक याद है कि यस मैम फंजाई के सारे एग्जाम्पल याद है हमें? एनीवन? क्योंकि तुम्हें पता है ना ट्रिक्स तो हजारों मिल जाती हैं, लेकिन क्या याद रह पाता है वो मैटर करता है कि हमने क्या चीज याद कर ली। क्योंकि मैं आगे तभी दूंगी जब तुम्हें पुराना याद रहेगा, एक टाइम के बाद तो इतना ढेर इकट्ठा हो जाता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो तुम्हारे पास है कितनी, गिनती की है, मैडम के पास तो पता नहीं कितनी सारी ट्रिक्स अवेलेबल है इन चीजों की। तो तुम लोग पुराना याद रखोगे तो नया बुलाएंगे ना। अच्छा बताओ मुझे, सरगासम कौन सा फंजाई है, कौन सी कैटेगरी में आता है? सरगासम फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियो है या ड्यूटेरोमाइसिटीज है? गेस तो करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो गेस करना। पी है, ए है, बी है, डी है? थैंक यू। अर्का ने बोला मैम एल्गी है, कौन सा एल्गी है? यस, ये ब्राउन एल्गी है, ये फंजाई है ही नहीं मैम। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ट्राइकोडर्मा कौन सा एल्गी है? ड्यूटेरोमाइसिटीज है, फंजाई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम्हें कोई कितना भी कंफ्यूज करे तुम्हें पता होना चाहिए, भाई तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें घुमा के रख दे कोई, नाम सुनते ही मुंह पे आना चाहिए ये तो एल्गे है ही नहीं, ये तो फंजाई है ही नहीं, हमें पता है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, समझ गए? अब आज के बाद अगर तुमसे कोई डाई आइटम भी पूछ ले, कोई पूछ ले अमीबा किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो इस तरह की कैटेगरीज में भी तुम्हारा सीधे तपाक से आंसर आना चाहिए, प्रोटोजोन है और प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। इसे कहते हैं डीप नॉलेज, कि कितना भी सिलेबस चला जाता है हमें सब पता है कि कौन कहाँ पर बिलोंग करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिर आपने इसे और ज्यादा मैग्नीफाई किया, इतना ह्यूज मैग्निफिकेशन, क्योंकि आपको पता है अगर हम सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, अब मैं सबसे छोटे चीज की बात कर रही हूँ, मैं सेल नहीं बोल रही, सबसे छोटी सेल की बात नहीं कर रही, मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, देन इट इज वायरस।
देखो ना, 1,00,000 टाइम्स रेजोल्यूशन को बढ़ाना पड़ा तब जाके तुम्हें वायरस दिखने लगा। और ये भी कौन सा वायरस है भाई? दिस इज एनीवन? यस, स्मृति मैंने बता दिया, बैक्टीरियोफाज है मैम। बैक्टीरियोफाज में ये हमारे पास होता है हेड, यहाँ पर प्रेजेंट होती है कॉलर, ठीक है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर टेल, ये नीचे इसके प्रेजेंट है प्लेट, राइट। ये इसकी छोटी छोटी, अच्छा ये स्ट्रक्चर इतना, ये सारे पार्ट्स तो तुम्हें समझ में ही आ गए, ठीक है। ये हेड हो जाएगा यहाँ पर, बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या आती है? कॉलर आती है, दिस इज द कॉलर। फिर अगर हम इससे ज्यादा नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर टेल आ जाएगी, ये रही। फिर टेल के बाद हमें नीचे यहाँ पर इस तरीके से क्या देखने को मिलेगी? प्लेट। प्लेट के नीचे हमें देखने को मिलेंगी इस तरह की पिंस, दीज आर द पिंस। और पिंस के अलावा ये जो हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं, दीज आर प्रॉन्स, ठीक है, ये है प्रॉन्स। आप माइक्रोब्स पढ़ोगे तब आपको पूरा डेप्थ में स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिल जाएगा। सो ये है हमारा बैक्टीरियोफाज, सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर एडिनो वायरस, टीएमवी, बैक्टीरियोफाज। हमारे पास सारे एग्जांपल्स हैं और हमें रेजोल्यूशन बहुत आगे तक बढ़ाना पड़ गया, राइट। एक भी डायग्राम ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें एनसीईआरटी में ना देखा गया हो, सब चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखना है। अच्छा, किसके क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो है ना, ये तुम्हारा टीएमवी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो तुम्हें यहाँ से क्या पता चला, ये वायरस किस शेप का है? रॉड शेप्ड टोबैको मोजाइक वायरस है, याद रखना, ठीक है। इट इज रॉड शेप्ड टोबैको मोजाइक वायरस, इसकी शेप रॉड शेप होती है। फिर बात करते हैं हमारे एडिनो वायरस की। कोई बता सकता है एडिनो वायरस क्या करता है? एनीवन? ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता है, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, ठीक है, याद रखना है। चलो, तो यहाँ पर आपको सारे स्ट्रक्चर्स तो क्लियर ही हो गया। जाना एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी खोल के वहां पर जितने भी डायग्राम्स पड़े हो उनके नीचे लिख लेना, अगर वहां पर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल ना हो तो, ठीक है। वैसे तो शायद दे ही रखा है। फिर बात करते हैं आगे वायरॉइड की। अच्छा, वायरॉइड में और वायरस में क्या अंतर है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस? भाई वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। आप बोलोगे मैम वायरॉइड के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, नो प्रोटीन, प्रोटीन है ही नहीं इसके पास, ठीक है, हमेशा याद रखना। न्यूक्लिक एसिड भी क्या है इसके पास, बताओ एनीवन? आज बायोलॉजिकल एसिड, हाँ बताओ। नो मैम, नहीं। न्यूक्लिक एसिड नहीं है इसके पास? नो मैम। खोलो अभी, सारे जाओ और जाके खोलो फटाफट से, किताब खोलो एनसीईआरटी। यस, आरएनए है, कुछ तो होगा ना, खत्म थोड़ी हो गया। फोटो में दिख रहा है तुम्हें, इसके पास कुछ तो होगा ही मैम। इसके पास आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड तो है इसके पास। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए और डीएनए। इसके पास आरएनए अवेलेबल है, बस इसके पास प्रोटीन नहीं है, तो ये इसलिए वायरस से अलग है। पहली बात तो ये याद रखो। अच्छा, अगर इसकी जगह कोई प्रायोन आता, प्रायोन्स दे रखे हैं क्या? वेरी गुड। तो आप बोलते कि मैम जैसे वहां पर न्यूक्लिक एसिड है, जैसे यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन है। दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये एबनॉर्मली फोल्डेड है और ये इतने फेटल होते हैं कि अगर प्रायोन से रिलेटेड किसी को बीमारी हो जाए तो इट डेफिनेटली लीड्स टू डेथ। ये डेथ ही कॉज करता है अल्टीमेटली। स्क्रेपीज डिजीज, ठीक है, खुजला खुजला के एक टाइम के बाद शीप की ऐसी हालत हो जाती है, बस उसने खत्म ही होना है जिंदगी में, ठीक है। कई सारे डिजीज है आपके, वो सारे के सारे इसी की वजह से, क्रूसफेल्ड वगैरह, जेकब्स वगैरह, तो प्रायोन्स। तो आपको वायरॉइड्स और प्रायोन्स याद करना बड़ा आसान होता है कि वायरस के पास दोनों चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है। वायरॉइड्स के पास, जैसे वायरस के पास दोनों चीजें, वायरॉइड्स के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, और प्रायोन्स के पास पी से प्रायोन, पी से प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन्स अवेलेबल है।
तो ये दोनों चीजें तुम लोग को सीरीज वाइज याद रहनी चाहिए। बाकी एक बार पढ़ के देखना, तुम लोग को एनसीईआरटी में सेम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये तो तुम्हारा बेस ही था, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इजी चैप्टर। लिविंग वर्ल्ड भी एक बार के लिए मैं समझती हूँ कुछ नया कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो सबसे सिंपल चैप्टर है। अपना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई सब एक में इंक्लूड कर दिया, उसी में वायरसेस को खत्म कर दिया, सारी चीजें वहीं यहाँ पर आ गई। ठीक है, और जितना इजी है उतना ही कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ से। आपको पता है माइक्रोब्स को ग्रो कहाँ किया जाता है? न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, हम मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं। हल्का सा ऑडियो बंद करनी मैम पड़ेगी, किसकी ऑडियो ऑन है? हाँ बेटा। मैम ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। क्या? मैम आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। हाँ, आप जब माइक्रोब्स चैप्टर सॉरी आप जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ते हो तो हमें क्या पता चलता है न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड तो भाई पॉलीमर है एक तरह का। किस चीज का पॉलीमर है? बहुत सारे आपके न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ करके बनते हैं, राइट? और इस न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स अवेलेबल हैं, पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए। दोनों में आप देखोगे एक चीज कॉमन है कि दोनों के दोनों किन न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं? बट न्यूक्लियोटाइड्स। बुक में तो बताया गया था कि न्यूक्लियोटाइड्स ही आरएनए होते हैं, आरएनए डीएनए दो प्रकार के होते हैं मैंने न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड ही आरएनए डीएनए नहीं होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ जुड़ के, ये न्यूक्लियोटाइड फिर जुड़ गया, न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, न्यूक्लियोटाइड, ये पूरी पॉलीमर की चेन होती है इसकी। ठीक है, इस चेन को कहा जाता है आपका पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये समझ लो। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली सीरीज जो होती है उसे न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, और इसी न्यूक्लिक एसिड में दोनों आते हैं, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी बहुत पहले हुई थी, और एसिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज आपको पता है इनके पास नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज को मिला के बना हुआ है? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, शुगर कौन सी वाली? पेंटोज शुगर, और प्लस आपके पास फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है। हाँ, ये तीन चीजों को मिला करके यहाँ पे बना हुआ है, और यही आपका डीएनए आरएनए दोनों में से जोन से की बात कर रहे हो आप पढ़ना आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर, वहां पर आपको पता चल जाएगा न्यूक्लिक एसिड क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिटिव मीडिया की। न्यूट्रिटिव मीडिया मतलब ऐसा मीडिया जिसके अंदर हम माइक्रोब्स को ग्रो करने वाले हैं। तो इसमें हर वो चीज होनी अवेलेबल होनी चाहिए जो एक्चुअली हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो हमें यहाँ पर वाटर मिलेगा, एगार मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, शुगर मिलेगी, वाइटामिन मिलेंगे, अमाइनो एसिड मिलेंगे, हर वो चीज। देखो एगार तो एक मीडिया की तरह मतलब फॉर्म कर रहा है, एक बेस बना रहा है जिसके ऊपर ये सारी चीजें डाल रखी है ताकि उसी पर बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक है, बाकी सब चीजें आप लोगों ने उसके अंदर इंक्लूड करवा दी, तो इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी आसान हो जाती है। तो ये पेट्री डिश है। आगे चल के आप करते क्या हो, इस पर एक सैंपल का, इसे कहते हैं इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन मतलब आपने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रीक बना दिया। स्ट्रीक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो बच्चे आगे चल के बायोटेक वगैरह में कभी करियर बनाएंगे उन्हें पता रहेगा, हम स्ट्रीक्स ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, या आप स्ट्रीक्स ऐसा भी बना सकते हो, पैटर्न इस तरीके का भी बना सकते हो। ये पैटर्न बनाने का पर्पज ये होता है कि हम देखना चाहते हैं जिस जगह हमने सैंपल लगाया था हमेशा डेफिनेटली आपको ग्रोथ भी उसी तरीके की मिलेगी, उसी पैटर्न में आपको ग्रो करते हुए बैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा लगता है पैटर्न, और देख के पता भी चलता है। तो आप पेटी डिश में इस तरीके से इनोक्यूलेशन कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं एक आधे सैंपल को, है ना। जैसा कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, फंजाई ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि पेट्री डिश विद न्यूट्रिटिव मीडिया, जिसमें आगे चल के फंगस ग्रो करने लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे आप ग्रोथ देख सकते हो सबकी। फिर आता है ये एक और पेट्री डिश विद न्यूट्रिटिव मीडिया जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अब इस बैक्टीरिया को जब आपने आगे चल के माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो आपको पता चला यहाँ पर आपके पास कोकाई शेप वाले बैक्टीरिया भी हैं, इन्हें कॉकस कहा जाता है। ठीक है, और रॉड शेप बैक्टीरिया भी है जिन्हें बैसिलस कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 4 शेप है बैक्टीरिया की, सबसे ज्यादा कौन सी शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बैसिलस शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। फिर आता है भाई, अब आपको पता है अच्छे तरीके से ये सारे माइक्रोब्स तुम्हें कहीं ना कहीं तो बीमार ही करते हैं, मानते हो ना इस बात को? कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे माइक्रोब्स एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं जो यूजुअली हमें बीमारी करते हैं और हमारी तबीयत खराब ही हो जाती है इस वजह से। अब दिमाग में सवाल आता है कि क्या मैम कुछ ऐसे होते हैं जो आपको फायदा भी करके जाते हो? तो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी आती है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं। चलो, अब अगर मैं माइक्रोब्स की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले तो कर्ड दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, कि मैम हमें तो पता है ना कि घर में हमेशा मम्मी दही जमाती है ना मम्मी दही। हाँ बोलो। हाँ, यस, आनंद कह रहा है यस। कैसे जमाती है मम्मी दही? दही तो अपने आप ही जमा ही हुआ है, दूध जमाती होंगी शायद।
यस सर, वो सही है, यस सर, दूध बनाती हैं। हाँ भी बोल रहे हो सारे। देखो, तो हम कर्ड के केस में क्या बोलेंगे कि यूजुअली कर्ड में आप कर क्या रहे हो, आपने कर्ड को एक न्यूट्रिटिव मीडिया की तरह बना दिया। आपने उसमें सारे दूध को आपने पूरे एक न्यूट्रिटिव मीडिया की तरह बना दिया, उसमें आपने कर्ड का छोटा सा सैंपल डाल दिया। ये इनॉक्यूलेशन ही तो किया आपने। इसको मैं ये कह सकती हूँ ना कि आपने मिल्क के अंदर इनॉक्यूलेशन कर दिया। जस्ट खाया। मानसी को देखो बैठ के चिढ़ा रही है। अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या बज गया, 1 बज गया। अब मैं भी खाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ मानसी ने बोला था मुझे भी कर्ड ही खाना है। तो मिल्क में आपने क्या कर दिया, इनॉक्यूलेशन कर दिया, हल्का सा सैंपल डाल दिया आपने किसका, कर्ड का। एंड दैट इज वाई क्या होगा, एक टाइम के बाद बैक्टीरिया पूरा अपना काम करना शुरू कर देंगे, ग्रोथ करनी शुरू कर देंगे, और पूरे जो मिल्क का क्या कर देंगे, कोएगुलेशन कर देंगे, उसे पूरा कोएगुलेट करके रख देंगे। क्लियर एवरीवन। तो आप यहाँ कह सकते हो कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं लैब, LAB। ठीक है। ये कहाँ ग्रो कर जाता है, मिल्क के अंदर ग्रो कर जाता है। क्या कर देता है, उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, लैब क्या करेगा भाई, इट विल प्रोड्यूस एसिड्स। जब ये वहां पे रह रहा है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है। जैसे ही ये एसिड प्रोड्यूस करेगा, यही वो एसिड है जो क्या करेगा, इट विल कोएगुलेट। ठीक है। ये पूरा कोएगुलेशन कर देगा, सारे मिल्क के जितने भी प्रोटीन्स हैं उन्हें कोएगुलेट करके और पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। एंड पार्शियली डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करेगा भाई, जितने भी मिल्क प्रोटीन्स हैं, डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। इसीलिए कहा जाता है कि दूध से ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, दैट इज कर्ड, क्योंकि ये पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म होती है, पहले से पचा हुआ है, ऊपर से गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो अगर दूध को इतनी जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं तो हमारी बॉडी में भी डाइजेशन में काफी हेल्पफुल रह सकते हैं। ठीक है। आपने किया क्या, छोटा सा अमाउंट ऑफ कर्ड लिया और उसे फ्रेश मिल्क में ऐड कर दिया। अब आप देखते हो कि ऐसे ही नहीं जमता। कभी कभी सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि आप बोल रहे हो कि मम्मी ने दूध जमाया था पर सुबह दही बनाई नहीं। अब वो दूध ऐसी हालत में आ गया, फिर मम्मी क्या करती है, सुबह सुबह, चीट कोड भी सबके पास अवेलेबल होते हैं, पता है मेरे साथ तो ऐसा होता था, दूध जमा नहीं, मान लो मम्मी ने बोला एक काम कर जामन डाल दे। अब मम्मी ने जब बोला तब तक तो दूध निवाया निवाया था, हल्का हल्का गर्म था। अब मैंने क्या किया, क्या फर्क पड़ता है, और मैंने वहां पे जाकर के गैस पे, पहले तो उसे काफी देर में गई नहीं, टीवी देखने में बिजी हो गई या कुछ काम करने में बिजी हो गई, और जब तक मैं गई तब तक दूध कैसा हो गया, ठंडा हो गया। अब उस टाइम तो कुछ पता नहीं था, छोटे बच्चे थे। अब जाके एकदम से क्या कर दिया, हमने दही डाल दिया उसके अंदर, मिक्स करके रख के आ गई मैं तो। सुबह दही मिलना चाहिए, अब सुबह दही मिल नहीं रहा। मम्मी कह रही जाओ देख के आओ दूध जम गया क्या। दूध तो नहीं जमा। फटाफट जाती थी चीट कोड भैया, तभी के तभी फटाफट से हल्का सा गर्म करो इसको और वहां चुपचाप रख दो। इतना भी होता था ना तो भी वहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती थी, और आप दोपहर तक देखते थे दही जम गया है ना। और मैं तो ऐसे मैं तो बोल दिया करती थी, अब उसे छेड़ना मत है ना, अभी जमा नहीं है अच्छे से, अगर आप इसे हटाओगे तो बार बार जमेगा नहीं। फिर आप देखते थे वापस से कर्ड जम जाता था। तो ये हो क्या रहा है, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उस स्लाइटली हल्का सा टेम्परेचर उन्हें वार्म चाहिए होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर ये आराम से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, इनके लिए डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब इससे हुआ क्या, इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। कौन से विटामिन की मात्रा इसमें बढ़ जा रही है भाई, हाँ विटामिन B12। ठीक है। विटामिन B12 की मात्रा बढ़ गई, प्लस इसके अलावा ये क्या करेगा, इट एड्स इन डाइजेशन, हेल्पफुल होता है डाइजेशन के अंदर। भाई ऑडियो सब बंद रखा करो, जैसे बात हो जाती है ना, मेरे को मेरी आवाज सुनाई देती है। हाँ, तुम लोग शायद हेडफोन्स नहीं लगाते तो क्या होता है, रिटर्न में मुझे मेरी ही आवाज आ रही होती है। सब लोग ऑडियो बंद कर लो जिसको बोलना नहीं है। ठीक है। चलो देखो, तो ये हो गया हमारा कर्ड। मेरे ख्याल से कर्ड सबको क्लियर है, इसी से क्वेश्चन आता है यूजुअली। क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है विटामिन B12 से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से डायरेक्ट आ सकता है कि भाई कौन है जो डाइजेशन कर रहा है, तो वो भी याद रखना। नाउ अब आपको पता है कि प्रोसेस क्या था, हमने पढ़ लिया था अच्छे तरीके से कि आपने ये क्या ऐड किया, दिस इज नोन एज इनोक्यूलम। ठीक है। इस इनोक्यूलम को ऐड करने का फायदा क्या हुआ, अल्टीमेटली आपको रिटर्न में बहुत सारा डाइजेशन होता हुआ देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, राइट है ना।
यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। तो अब आप कोई बोलोगे जो केसीन प्रोटीन होता है, जो मिल्क का प्रोटीन है, इसको ये कंप्लीटली क्या करने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है। बैक्टीरिया आएगा, सब पर एक्ट करने लगेगा, प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन कर देगा एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो आपने वही किया, बस प्रोसेस करवा दिया और आपने अल्टीमेटली मजे देखे कि भाई क्या होता चला गया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के ऐड करने के बाद कर्ड में ये फॉर्म अवेलेबल होती है कि आपके पास वहां पर सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका है और आपके पास सिर्फ जो पड़ा हुआ है वो है बैक्टीरिया की ग्रोथ। इसीलिए हम एक जो चम्मच जो कर्ड खाते हैं ना, उसमें भी काफी सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये बार बार क्यों आ रही है ये स्लाइड, ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ड फॉर्मेशन, राइट। तो आपने लैक्टोबैसिलस के थ्रू क्या किया, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लैक्टोज पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। लैक्टोज मतलब जो हमारा मिल्क में प्रेजेंट है। अब ये लैक्टोज पे एक्ट करके करेगा क्या, हमें पता है कि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, है ना। जब ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना देगा, राइट। अब तुम ये बताओ ये करेंगे क्या, ये आगे चल के तुम्हें यहाँ से आगे बनाते बनाते ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करते करते, तुम्हें पता है ना ग्लूकोज अपना कहाँ एंटर कर जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर कर जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस में ये फिक्स नहीं होता कि ग्लूकोज ही एंटर करेगा, दैट इज कोई भी शुगर एंटर कर सकती है।